क्या कोई एक उपन्यास में, मतलब कोई एक किताब पूरे देश की आत्मा को पकड़ सकती है एक ऐसी कहानी जो सोचिए लगभग 90 साल पहले लिखी गई हो और आज भी लगे जैसे जैसे कल की ही बात हो? आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान पर। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमें बताती है कि आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान कैसा था, उसके गांव कैसे थे और वहाँ के लोग कैसे जीते थे, उनका संघर्ष कैसा था। जी। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि गोदान को एक क्लासिक का दर्जा क्यों मिला है। इसकी वो कौन सी परतें हैं जो आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसने ये दुनिया रची, मुंशी प्रेमचंद। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और यूं ही नहीं कहा जाता, वो अपने समय से आप कह सकते हैं बहुत आगे थे। किस मायने में आगे थे? मेरा मतलब है उस समय और भी बड़े लेखक रहे होंगे। प्रेमचंद में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि उन्होंने साहित्य को महलों और राजा रानियों की कहानियों से बाहर निकाला और गांव की धूल मिट्टी में ला खड़ा किया। बिल्कुल। उन्होंने उस आम आदमी को अपनी कहानियों का हीरो बनाया जिसे तब तक साहित्य में कोई पूछता भी नहीं था। किसान, मजदूर, दलित, औरतें, उनकी कलम एक आईने की तरह थी जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को जैसा का तैसा दिखा देती थी। तो वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, एक तरह से समाज सुधारक भी थे। हाँ, उनका एक मिशन था। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे थे। और गोदान शायद उस मिशन का सबसे बड़ा सबूत है। इसे समझने के लिए उस समय के भारत को समझना जरूरी है ना? बेहद जरूरी। सोचिए, ये 1936 का भारत है, देश गुलाम है और गांवों में जमींदारी प्रथा का बोलबाला है। जी। किसान अपनी ही जमीन पर एक तरह से मजदूर है। वो फसल उगाता है पर उस पर उसका कोई हक नहीं। जमींदार, महाजन, पटवारी, पुजारी, एक पूरा सिस्टम है जो दीमक की तरह उसे चाट रहा है, एक मकड़ जाल की तरह। बिल्कुल। और इसी मकड़ जाल में जाति पाति का भेदभाव भी है। बहुत ज्यादा। जहां इंसान की कीमत उसकी जात से तय होती है। हाँ। इसी घुटन भरे माहौल में गोदान की कहानी सांस लेती है। हाँ। और इसी दुनिया में हमारा हीरो होरी रहता है। चलिए तो होरी पर आते हैं। हाँ। अगर किसी ने ये उपन्यास नहीं पढ़ा है तो हम उसे बिना कहानी खराब किए इसका सार कैसे बता सकते हैं? देखिए, इसके केंद्र में एक बहुत ही मासूम सा सपना है। होरी, जो एक गरीब किसान है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। बस एक गाय? हाँ। आज के जमाने में सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन उस समय और उस समाज में एक गाय सिर्फ जानवर नहीं थी। हाँ। वो इज्जत थी। अच्छा। मर्यादा थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी। अच्छा। हाँ, जिसके घर गाय होती थी उसे समाज में एक अलग दर्जा मिलता था। तो होरी के लिए गाय पालना अपनी मर्यादा को पाने का सपना था। और यही सपना उसे फंसाता जाता है। बिल्कुल। इसी एक छोटे से सपने को पूरा करने की कोशिश उसे कैसे कर्ज, शोषण और त्रासदी के दलदल में धंसाती चली जाती है, बस यही गोदान की कहानी है। तो ये एक इंसान के टूटने की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम द्वारा उसे पीस डालने की कहानी है। और इस कहानी को जो चीज अमर बनाती है वो है इसके किरदार, होरी और उसकी पत्नी धनिया। ये इतने असली क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सिर्फ किरदार नहीं है, वो आप कह सकती हैं कि दो अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक हैं। होरी उस आम भारतीय किसान का प्रतीक है जो सब कुछ सह लेता है, चुपचाप। हाँ, चुपचाप। वो जानता है कि उसका शोषण हो रहा है, उसे लूटा जा रहा है, लेकिन वो विद्रोह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी मर्यादा बचानी है, समाज के जो नियम कायदे हैं वो निभाने हैं। वो हर जुल्म को अपनी किस्मत मानकर सह जाता है। लेकिन धनिया, उसकी पत्नी, वो तो बिल्कुल आग है। सही कहा। धनिया होरी की दबी हुई आत्मा की आवाज है। जो होरी नहीं कह पाता वो धनिया चीख चीख कर कहती है। वो किसी से नहीं डरती? किसी से नहीं। वो जमींदार से भी लड़ जाती है, महाजन को भी सुना देती है। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली औरत है, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक। तो एक ही घर में ये दो किरदार, एक दमन सहने वाला और दूसरा विद्रोह करने वाला। हाँ, और ये दोनों मिलकर उस समाज की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं। और ये विद्रोह की चिंगारी सिर्फ धन्यता की सीमित नहीं थी, है ना? उनकी अगली पीढ़ी, जैसे उनका बेटा गोबर, वो भी तो। बिल्कुल। गोबर उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो गांव की परंपराओं और शोषण के इस जाल को तोड़कर बाहर निकलना चाहती है। वो शहर भाग जाता है। हाँ, उसे लगता है कि शहर में आजादी है, बराबरी है। वो अपने बाप की तरह चुपचाप जुल्म सहने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ होरी, धनिया, गोबर हैं और दूसरी तरफ हैं समाज के वो लोग जो शोषण कर रहे हैं।
जैसे दाता दीन और राय साहब। ये उस शोषक वर्ग के अलग अलग चेहरे हैं। दाता दीन धर्म के नाम पर लूटता है, पूजा पाठ के बहाने। जी। और राय साहब तो और भी दिलचस्प किरदार हैं। वो ऊपर से बहुत उदार दिखते हैं, किसानों के हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही बेरहम शोषक हैं। मतलब शोषण करने वाला हमेशा क्रूर दिखे ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, वो मीठी मीठी बातें करके भी लूट सकता है। और ये सब मिलकर वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो होरी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये किरदार और कहानी, ये सब असल में प्रेमचंद के लिए बड़े मुद्दों पर बात करने का एक जरिया थे। चलिए उन विषयों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला और सबसे बड़ा विषय है किसान जीवन और उसका शोषण। देखिए, प्रेमचंद खुद गांव से जुड़े थे, उन्होंने ये सब बहुत करीब से देखा था। गोदान में वो दिखाते हैं कि किसान की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। होरी अपनी पूरी जान लगाकर फसल उगाता है, और जब फसल कटती है तो जमींदार लगान के नाम पर आधा ले जाता है, महाजन ब्याज के नाम पर ले जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाँ, ये एक त्रासदी है। और इसी से जुड़ा है कर्ज का जाल। ये तो आज भी हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और गोदान हमें बताता है कि ये समस्या कितनी पुरानी और गहरी है। होरी एक छोटा सा कर्ज लेता है अपनी मर्यादा बचाने के लिए, और वो कर्ज उसकी पूरी जिंदगी को निगल जाता है। जी। ये एक ऐसा दुष्चक्र है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उसे और कर्ज लेना पड़ता है। ये आज के प्रेडेटोरी लेंडिंग का ही पुराना रूप है, जिसका गणित ही ऐसा बनाया गया है कि किसान उससे कभी बाहर ना निकल पाए। बिल्कुल। आपने मर्यादा की बात की, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। आमतौर पर मर्यादा एक अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन उपन्यास में ये होरी के लिए एक बोझ बन जाती है। ये कैसे? यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि कैसे समाज के बनाए हुए नियम, जिन्हें हम इज्जत या मर्यादा कहते हैं, वो गरीब के लिए फांसी का फंदा बन जाते हैं। जैसे होरी अपने बेटे गोबर की प्रेम कहानी की सजा भुगतने के लिए पंचायत का लगाया जुर्माना भरता है, जबकि उसकी अपनी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि बिरादरी में नाक कट जाएगी। वो अपनी इस झूठी मर्यादा को बचाने के लिए भूखा रहता है, अन्याय सहता है। हाँ, ये मर्यादा उसे समाज में सम्मान तो नहीं दिलाती, पर उसे और कमजोर और लाचार जरूर बना देती है। तो ये एक दोधारी तलवार है। उसे लगता है कि वो अपनी इज्जत बचा रहा है, लेकिन असल में वो अपनी बेड़ियां और मजबूत कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है सामाजिक असमानता का मुद्दा भी। गांव और शहर का फर्क, जाति का भेदभाव। उपन्यास में ये साफ दिखता है। गांव गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास और शोषण में डूबा है, और शहर की एक अलग दुनिया है जहां मिले हैं, मजदूरों के आंदोलन है, एक नई तरह की राजनीति है। जी। गोबर जब शहर जाता है तो उसे लगता है कि वो आजाद हो गया है, लेकिन वहां भी शोषण का एक नया रूप उसका इंतजार कर रहा होता है। और जातिवाद तो कहानी के हर हिस्से में बुना हुआ है। कौन किसके हाथ का पानी पिएगा, कौन कहाँ बैठेगा, ये सब जाति तय करती है। होरी को एक किसान के तौर पे तो लूटा ही जाता है, एक नीची जाति का होने के कारण भी उसे अपमान सहना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब तो 1936 की बात है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, देश आजाद हो गया। आज के किसी नौजवान को, जो शायद गांव कभी गया भी ना हो, उसे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? सवाल ये है कि क्या आज किसानों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? नहीं, शायद उनका रूप बदल गया है। रूप बदल गया है। आज जमींदार की जगह बड़े कॉरपोरेट्स ने ले ली है, महाजन की जगह बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने ले ली है। लेकिन क्या कर्ज का जाल खत्म हो गया है? आज भी हम किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनते हैं। आज भी गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। गोबर की तरह लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आते हैं। व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी का संघर्ष, वो आज भी उतना ही सच है। सही बात है, बल्कि हम कह सकते हैं कि होरी की कहानी आज किसी एक किसान की कहानी नहीं है। नहीं, ये हर उस आम इंसान की कहानी है जो एक बड़े बेरहम सिस्टम के सामने अपनी छोटी छोटी खुशियां और अपना सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। गोदान हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि इंडिया शाइनिंग के नारों के पीछे एक भारत ऐसा भी है जिसका संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन चलिए एक ईमानदार सवाल पूछते हैं। जी। ये एक भारी किताब है, गंभीर है, और इसकी गति भी कह सकते हैं धीमी है। हाँ, है। आज के दौर में जहां लोगों को 15 सेकंड की रील्स देखने की आदत है, क्या ये धीमी गति एक नकारात्मक पहलू नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। हाँ, इस लिहाज से कि जिसे तुरंत एक्शन और तेज गति वाली कहानी चाहिए,
उसे ये शायद बोझिल लगे। प्रेमचंद हर छोटी से छोटी चीज का, मौसम का, किरदारों के मन के भावों का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। लेकिन क्या यही धीमी गति इसकी असली ताकत नहीं है? क्या ये हमें ठहरकर उस दुनिया को महसूस करने का मौका नहीं देती? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाली थी। इसकी धीमी गति कोई कमी नहीं, ये इसकी शैली है, इसका फीचर है। ये आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, ये आपको उस दुनिया में ले जाकर बसा देती है। हाँ, आप होरी के साथ जीते हैं, उसकी लाचारी महसूस करते हैं, उसकी छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराते हैं। ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, कोई फटाफट न्यूज़ रिपोर्ट नहीं। ये आपको धैर्य सिखाती है। तो अंत में ये किताब असल में है किसके लिए? क्या ये सिर्फ साहित्य के विद्यार्थियों या इतिहासकारों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो भारत को समझना चाहता है। सिर्फ नक्शे वाले भारत को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को, उसके गांवों को, उसके लोगों के संघर्ष को। ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि हमारा आज हमारे कल से कैसे जुड़ा है। जी, ये आपको एक ऐसी जमीनी हकीकत से रूबरू कराती है जो शायद बड़ी बड़ी रिपोर्टों और आंकड़ों में खो जाती है। तो कुल मिलाकर गोदान की कहानी को समझना सिर्फ एक उपन्यास को पढ़ना नहीं है। ये हमारे समाज को, हमारे इतिहास को और कहीं ना कहीं खुद को भी समझने जैसा है। बिल्कुल। ये होरी और धनिया के जरिए हर उस इंसान की कहानी है जो सम्मान और न्याय के लिए लड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? आजकल हर चीज को रेट करने का चलन है। फिल्मों को, किताबों को, रेस्टोरेंट को। 5 में से 3 स्टार, 4 स्टार। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या गोदान जैसी रचना, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है, एक ऐतिहासिक गवाही है, क्या उसे अंकों में बांधा जा सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या ऐसी कला को रेटिंग देना उसके असर को कम नहीं कर देता? ये महज एक कहानी नहीं, ये एक अनुभव है, एक सच्चाई है। और सच्चाई को आप 5 में से 4 या 3 अंक कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।